हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं कि एक लॉयर का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है और उसके ऊपर कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है। तो इसके सारे डिटेल्स तो हम जानने ही वाले हैं, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, दोस्तों इंतज़ार किस बात का है आपको? चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए-नए वीडियोज़ देख सकें। तो देखिए दोस्तों, लॉयर जब हम कहते हैं तब सिंपली हमारे आँखों के सामने एक ही आदमी आता है जो कि कोर्ट रूम के अंदर खड़े होकर के जो है वो दलीलें पेश करता है और अपने क्लाइंट की केस वहाँ पर लड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, लॉयर सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पर जाकर के काम करते हैं कोर्ट के अंदर, ऐसा नहीं है। कई ऐसी फ़र्म्स होती हैं जहाँ पर लॉयर्स को पेरोल के ऊपर रखा जाता है, जिन लॉयर्स को वहाँ पर बहुत बार कोर्ट जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाना, नोटरी बनाना, तो ऐसे काम भी ये लोग करते हैं। तो आपके जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये उस चीज़ पर निर्भर करेगा कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं। मान लीजिए किसी बड़े कंपनी के अंदर आप एज़ अ लॉयर काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी के जो भी कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सुलझाना ये उनका काम होता है और साथ ही साथ कंपनी को लीगल एडवाइस देना, उनके अगर कुछ लीगल कागज़ात बनवाने हैं, तो वो बनवा कर के देना। अगर कोई एग्रीमेंट वगैरह करना है, तो एग्रीमेंट की पूरी एक कॉपी बनाना और उसको जो है वो पूरे लीगल प्रोसीजर से गुज़ारना, तो ये सारे उनके काम बन जाते हैं। अगर आप किसी लीगल फ़र्म में काम करते हैं, लॉ फ़र्म में काम करते हैं, तो अगर आपका कोई सबसे बड़ा वहाँ पर लॉयर है, जिनके असिस्टेंट के तौर पर आप काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उस लॉयर के ऑन बिहाफ़ आपको एक दिन कोर्ट में जाना पड़े हियरिंग सुनने के लिए। अगले दिन आपको मे बी किसी का अगर डिवोर्स हो रहा है तो डिवोर्स सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ पर काम करना पड़ेगा। अगले ही दिन आप अगर कुछ नोटरी वगैरह करनी है तो वो काम आपको करना पड़ेगा। तो आप अगर किसी लॉ फर्म में काम कर रहे हैं तो आपको कई सारे काम वहाँ पर करने पड़ सकते हैं। नो मैटर कि आपका स्पेशलाइज़ेशन किस में है, आप क्रिमिनल लॉयर हैं, आप सिविल लॉयर हैं, आप डिवोर्स लॉयर हैं या आप कोई और किस्म के क्रिमिनल लॉयर हैं। तो ये उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको जो है वो वैरायटी ऑफ थिंग्स आपको वहाँ पर करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, अब थोड़ा-सा स्पेसिफ़िक हम जान लेते हैं कि क्या-क्या ड्यूटीज़ इनको करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहली चीज़ तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपको हियरिंग सुनने के लिए जाना पड़ सकता है। तो अगर आप आपके दूसरे लॉयर के साथ जा रहे हैं जिनको आप असिस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए सारे प्रिपरेशंस करना, सारे कागज़ात जो है वो फ़ाइल में बिल्कुल सही तरीके से लगा कर के रखना, तो ये सारे काम भी आपको वहाँ पर करने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको जो है वो कुछ मैटर्स वहाँ पर सेटल करने के लिए भी जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत से मैटर्स ऐसे होते हैं जो कोर्ट तक नहीं जाते हैं, आउट ऑफ द कोर्ट वहाँ पर सेटलमेंट होती है और वो सेटलमेंट होने के बाद केस रफ़ा-दफ़ा हो जाता है। तो कई बार ऐसे सेटलमेंट के लिए भी इन लॉयर्स को जाना पड़ता है वहाँ पर लीगल एडवाइस देने के लिए या लीगली चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट करने के लिए वहाँ पर जाना पड़ता है। इसके अलावा जो भी कोई क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं, उनको लॉ समझाना कि आखिरकार लॉ क्या है और उसके हिसाब से उनको एडवाइस देना कि अब आप इस मैटर में क्या कर सकते हैं। तो ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा दोस्तों, कई बार जो है वो एग्रीमेंट्स इनके पास आती हैं कि देखिए ये एग्रीमेंट बिल्कुल सही है या नहीं। उसके बाद ही लोग जो है वो उसके ऊपर साइन करते हैं। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि एग्रीमेंट आने के बाद उसकी कॉपी सबसे पहले अपने वकील के पास भेजते हैं, लॉयर के पास भेजते हैं। वो लॉयर सब कुछ चेक करता है, उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम लगता है तो वो उनको बताता है और अगर वो ओपन एग्रीमेंट है जिसके अंदर आप भी क्लॉज़ ऐड कर सकते हैं, तो कौन-सा क्लॉज़ ऐड करना सही रहेगा, ये भी लॉयर के साथ जो है वो बातचीत करके तय किया जाता है और जब लॉयर हरी झंडी दिखा देता है तब वो लोग साइन करते हैं। तो ये सारे एग्रीमेंट्स को सुपरवाइज़ करना, उनको स्टडी करना, ये भी इनका एक काम होता है। इसके अलावा अब आते हैं जो लॉयर्स एक्चुअली क्रिमिनल केसेस वगैरह लड़ते हैं या सिविल केसेस लड़ते हैं, उनके ऊपर। तो इस मामले में एक्चुअली आपको रिसर्च करना पड़ेगा, एविडेंसेस इकट्ठा करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो भी कोई एविडेंसेस आपने इकट्ठा किए हैं, उसकी हम कहें कि क्रेडिबिलिटी क्या है, ये चेक करना पड़ेगा और उसको आप कानूनन आधार क्या देंगे, कौन से कानून के अनुसार आप ये एविडेंसेस ला रहे हैं और कौन से कानून के तहत आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो ये सब कुछ रिसर्च करना, ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा जो है वो जो भी कोई क्रिमिनल्स है, अगर आप किसी क्रिमिनल की ओर से लड़ रहे हैं केस,
तो उस क्रिमिनल का इंटरव्यू लेना, सारे डिटेल्स अपने पास लिख करके लेना, इसके अलावा जो भी कोई गवाह है, उनके साथ बातचीत करना, उनसे कुछ ना कुछ फैक्ट्स निकालने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें भी इनके काम के अंडर आती है। इसके अलावा जो सामने वाले पार्टी की तरफ से जो सुराग सामने रखे जा रहे हैं, जो सबूत सामने लाए जा रहे हैं, उनको ठीक तरीके से स्टडी करना और उसके आधार पर हम हमारे बचाव में क्या कह सकते हैं, कौन-सी चीज़ें पॉइंट आउट कर सकते हैं, इसका बारे में जो है वो स्टडी करना और उसके हिसाब से वहाँ पर कोर्ट के अंदर एक्शन लेना, ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा जो लोग क्रिमिनल केसेस लड़ते हैं, तो जो भी कोई अक्यूज़ आदमी है, जिसको भी धरा गया है, तो उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए जब तक उसके जो चार्जेस हैं, वो पूरी तरीके से हम कहें कि वेव ऑफ नहीं किए जाते हैं, तब तक उसका बिहेवियर कैसा रहना चाहिए, वो फ्रेंड्स एंड फैमिली से कितनी देर तक और कैसे, कहाँ पर मिल सकता है, सोशल मीडिया के ऊपर उसने क्या पोस्ट करना चाहिए, क्या नहीं पोस्ट करना चाहिए, ये भी बात लॉयर जो है वो अपने क्लाइंट्स को बताते हैं। इसके अलावा ये लोग जो है वो पूरी की पूरी एक डिफेंस की स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं। उसी स्ट्रैटेजी के आधार पर जो है वो ये लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एनालाइज़ करना भी इनका काम होता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर डिवोर्स लॉयर है, तो वहाँ पर एक और चीज़ होती है जो कि काउंसलिंग कहा जाता है उसको। तो ये करना भी लॉयर्स का वहाँ पर काम होता है कि अपने-अपने क्लाइंट्स को जो है वो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं या वहाँ पर कहीं न कहीं बचाने की कोशिश करते हैं कि आप एक आखिरी ट्राई करके देखिए और फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर किस तरीके से उसको पुट फॉरवर्ड करना है कोर्ट के अंदर और किस तरीके से डिवोर्स जो है वो लेना है, ये पूरी प्रोसीजर ये लोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर लॉयर को किसी कंपनी के अंदर रिक्रूट किया गया है, तो फिर वहाँ पर देखना पड़ता है कि उस लॉयर को कौन-सी चीज़ों के लिए वहाँ पर रिक्रूट किया गया है। अगर वो लॉयर सिर्फ़ एडवाइज़िंग पर्पज़ के लिए है या डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज़ के लिए है, तो फिर कंपनी के ऊपर अगर कोई दूसरा आदमी केस कर देता है, तो फिर वो लॉयर वहाँ पर काम नहीं करेगा, उसके लिए क्रिमिनल लॉयर अलग से आपको लाना पड़ेगा। तो जिस पोज़ीशन के लिए लॉयर लॉयर को वहाँ पर हायर किया गया है, वो पोज़ीशन के अनुसार वो लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो दोस्तों ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक लॉयर की। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।